हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास के आज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इस चैप्टर को हम लोग आज आपका देखेंगे और विस्तृत से हम लोग इस चैप्टर की आपका चर्चा करेंगे और एक एक करके हम लोग इस चैप्टर के सारे पहलुओं को पढ़ेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोग आपका गौर करके अपने इस लेक्चर के अंतर्गत चैप्टर को देखेंगे। देखिए, आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसको देखते हैं। कह रहे कि जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस की खबर करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी को क्राइम करते हुए देखा तो आप इसकी सूचना सबसे पहले किसको देते हो? आप पुलिस को दोगे कि इस प्रकार का कोई अपराध हो रहा है, ऐसी कुछ चीज है, तो ये खबर आप सर्वप्रथम किसको देते हो? तो आप ये सर्वप्रथम ऐसी खबर आप पुलिस को देते हो। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं। क्या करते हैं पुलिस अफसर? ये लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं, जिसको हम प्राथमिक सूचना भी कहते हैं। अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और साथ में क्या करते हैं, जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, और अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। देखिए, जब पुलिस बहुत बार गिरफ्तार करती है तो हमको ये लगने लगता है कि पुलिस ही तय करेगी कौन अपराधी है कि कौन अपराधी नहीं है, हम ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को अपराध किया जाता है तो उसे अदालत तय करती है कि कोई आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। तो कौन तय करती है? अदालत। क्या तय करती है कि वो दोषी है कि नहीं है, इसको वो ही तय करते हैं। अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निपक्ष सुनवाई का अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है तो क्या उसकी सुनवाई की जाती है। वो अपनी दलील रखता है कि मैं इस प्रकार मैंने कृत्य नहीं किया है, ये चीजें नहीं है, उसके आधार पर ही क्या होता है, आपका डिस्कशन होता है कि कौन सही है कौन गलत है। इन सभी चीजों को आपका देखा जाता है। क्लियर है? आप जानते हैं कि निपक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब है। अब देखिए, अगर आप बिल्कुल फेयर होकर किसी चीज की सुनवाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? क्या आपने एक एफआईआर के बारे में सुना होगा? किसके बारे में सुना होगा? एफआईआर के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अपराध में हम चोरी की एक कल्पना घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह आपकी चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। आप देख रहे हैं कि जो लोग आपके न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, उन न्याय व्यवस्था से जुड़ने के बाद उनकी क्या भूमिका है, उस भूमिका पर हम लोग अपना गौर करेंगे। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कि ज्यादातर मामले में उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने काल्पनिक उदाहरण के में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और अपराध न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए कैसी होगी? उपयोगी साबित होगी। कैसी होगी? उपयोगी साबित होगी। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप छोटा इमेज देखिए, इसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जज खड़ा है, जज देखिए सामने है, यहाँ पर यहाँ वकील आपस में बहस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। क्या कह रहे हैं? कि मैं निर्दोष हूं और मेरी क्या हो? आपका सुनवाई हो। ठीक, ये आपको देखना है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा जो इसकी पृष्ठभूमि है उस पर हम लोग आपका गौर कर लेते हैं।
बंबई के एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही थी। क्या हो रही थी? श्रीमती जो आपके सिंधे हैं वो आपका तैयार हो रही थी। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही थी। क्या कर रही थी? वो अपने गले का जो हार है उसे पिछले 1 घंटे से आपका ढूंढ रही थी। अब देखिए, मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहां गया। जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, शादी समारोह में जाना है। अब देखिए, ये हैं आपकी मिसेस सिंधे और ये हैं सिंधे। अब देखिए, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि देखिए, आपके सिंधे जी कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि आप जल्दी तैयार हो जाइए, हम लोगों को शादी समारोह में जाना है। लेकिन वो क्या ढूंढ रही हैं? हार ढूंढ रही हैं और कह रहे मैंने तो उसको यहीं रखा था, वो आपका मिल नहीं रहा। ठीक, मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे की सफाई करते हुए वह ज्यादा समय लगाती है। अब देखिए, उनका शक किस पे जा रहा है? शांति। शांति कौन है? उनके घर में काम करने वाली महिला है। उसको वो अपने शक के नजर में ले रहे हैं कि शांति ने क्या कर लिया, मेरे घर की सफाई करते समय उन्होंने क्या कर दिया, ये हार को आपका चुरा लिया। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए, शांति हेमबेल पिछले 3 साल से इनके मकान में काम कर रही है। क्या कर रही है? कि पिछले 3 साल से इनके मकान में काम कर रही है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाश करूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है तो आप मुझे लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने हार नहीं चुराया है। अब मैडम कैसे क्या कह रही? मैंने हार नहीं चुराया। सिंधे साहिब शांति के जो आपका बक्सा था वो उसकी तलाशी करने लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और उसी से उन्होंने पैसे कमाए। साहब, मेरा भाई और पिछले हम साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव में लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूं। अब देखिए किस तरह से अपनी बात को रख रही है शांति, मिसेस सिंधे के सामने और सिंधे जी के सामने। मिसेस सिंधे थाने में पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाला कहते हैं, अब पुलिस वाला इनसे बोल रहा है कि आप कहिए, मैं FIR लिखवाने आया हूं, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। अब सिंधे जी क्या कह रहे हैं पुलिस वाले इंस्पेक्टर से कि मेरी पत्नी का जो है उन्होंने हार चुरा लिया है, इसलिए मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाना है। सिंधे साहब कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं उसके कहने पर ही क्या कर लेते हैं, वो FIR को आपका दर्ज कर लेते हैं। सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर राव के घर आते हैं। अब मैं चोरी के बारे में श्री सिंधे और उनकी पत्नी का बयान दर्ज करूंगा। रुपए के लिफाफों को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार कर थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाओ। मैंने हार नहीं चुराया है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। कौन कह रही है? शांति कह रही है सब इंस्पेक्टर राव से। अब देखिए, शांति का भाई सुनील आता है और कहता है, सब इंस्पेक्टर राव से मिलता विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दें। उसने कहा सोने का हार चुराया है, उसने सोने का हार चुराया है और तुम अदालत से जमानत आदेश लेके आओ। लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। क्या कर ली है? कि हमारी सारी कमाई तो आपने सील करके अपने पास रख ली है। अब देखिए आगे क्या है। सब इंस्पेक्टर राव सुनील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसने सब इंस्पेक्टर राव और कई कांस्टेबल पीटते हैं और गाली देते हैं। उसके बाद दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसने यह मानते हैं कि और भी उनकी बहन शांति घरेलू नौकरों में का एक आपका गिरोह चलाती है। वह गिरोह घरों में गहने चोरी करता है। सिंधे के पड़ोसी से गहनों के गायब होने की जब सुनील बार बार यही करता है
तो वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है, तो 2 दिन तक पुलिस उसे छोड़ देती है। अब देखिए सारी अपनी बयान अपना शकबाजी करती है पुलिस, और जब पता लगता है कि वो कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो उसे पुलिस क्या होती है, अंततः उसे छोड़ देती है। अब देखिए घटना कब ली है, 23 तारीख 8वां महीना सन 2006 की घटना है। ठीक, अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसकी जमानती बनने को तैयार ना था। नतीजन जमानत के बावजूद वह जेल में पड़ी रही। सारे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा। अब ये क्या कहती है, मेरा क्या होगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखा के पीछे आ गई हूँ, और हम लोगों से जो पैसा बचाया था वो भी हमसे वापस ले लिया गया है। अब देखिए अगला महीना लगा, पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दी गई। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमल राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष के लिए वकील बनाते हैं। किस पर बनाते हैं, सरकारी खर्चे पर। यानी कि जब किसी के पास वकील लेने की अगर वो ना होती है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उनको आपका सरकारी वकील देता सरकारी खर्चे पर। ठीक, अब क्या मिला उन्हें, सरकारी वकील मिल गया। तो यहां तक बताइए जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, इस कहानी में आपको सारे किरदार जो है कहानी के वो आपको समझ आए हैं कि मिसिस सिंधे, शांति और राव इंस्पेक्टर की क्या भूमिका है, और किस प्रकार से पूरी कहानी आपने सुन ली है। अब थोड़ा सा इसके आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कहानी अब कुछ मोड़ लेने जा रही है। देखिए अनुच्छेद 22 के अनुसार, ध्यान दीजिए आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते। अब देखिए क्या मिला है, 39A के तहत नागरिकों को ऐसे वकील मुहैया कराए जाएंगे, यह राज्य की जिम्मेदारी होगी जो गरीब है या किसी वजह से आपका वकील जो मतलब वकील को आपका मुहैया नहीं करा सकते। तो कहाँ मिलेगा, आर्टिकल अनुच्छेद 39A के तहत। ठीक, और प्रत्येक नागरिक के लिए एक वकील होगा उसके बचाव के लिए, आर्टिकल 22। ठीक, ये इनका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अधिवक्ता कमल राय शांति से अदालत में मिलती हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ये पैसे हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। अब देखिए अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती सिंधे का सोने का हार चुराया है और चुरे हार को बेचकर 10,000 रुपए मिले हैं और उसके पास है। वो कहती मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। अब ऐसे में क्या होता है, सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और श्रीमती सिंधे और श्री सिंधे को गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती सिंधे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? अब कह रहे किस तरह गायब हुआ। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती सिंधे से जाहिर करती है, तो आप यह कह रही हैं कि आपके शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपको शांति के पास से कोई चोरी का हार मिला है। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीज घर में चोरी नहीं हुई। हर महीने आप उसे 1,000 रुपए आपका पगार भी देते हैं। कितने देते हैं?
1000 रुपए आपका पगार भी देते हैं। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि श्रीमती सिंधे का हार चुरा, अच्छा ये तो पढ़ लिया ना, कि क्या रुपए देते हैं आप उसे, 1000 रुपए देते हैं। तो मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुरा लिया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति कमरे में नहीं जाता। श्रीमती सिंधे ने मेरे सामने एक संदूक की आपकी तलाशी ली, उसके लिफाफे 10,000 रुपए देखकर हम अचंभे में पड़ गए कि शांति को ये पैसे मेरे हार बेचकर ही मिला, वह चोर है। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुनील और उसके मालिकों के कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयान के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपए सुनील और शांति की कमाई की रकम हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंचता है तब सुनील को पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर शर्मा ने युवक का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग सिंधे के मोहल्ले में गहनी चोरी करते थे। श्रीमती सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती सिंधे का हार बरामद हो जाता है। सुनील को यह अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सब इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। सब इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आपने हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या बरामद किया है? हाँ जी, श्रीमती सिंधे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों में का इल्जाम कबूल कर लिया है। यह हार उन्होंने ही आपका चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। सब इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने दलील देती है कि अब शांति को निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर देना चाहिए। शांति आपको चोरी के इल्जाम से बरी करते हैं। पुलिस ने 10,000 रुपए के 5 जो आपसे बरामद किए थे वो आपको लौटाया जाएगा। और मैं लिखित फैसले में इस बात पर जोर देता हूं कि तस्दीक में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही के खास तौर के ध्यान देने की वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। क्या जाना पड़ा? इंस्पेक्टर राव की गलती की वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देखेंगे क्या है, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष, वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग हैं। क्या है? आपराधिक न्याय व्यवस्था के ये आपके मुख्य लोग हैं। इस मामले में आपने इन चोरों की भूमिका को देख लिया है। आइए अब इनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। कैसे देखें? व्यापक यानी कि और बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर देखें। तो सबसे पहले ये बताइए, जो अभी हमने चोरी का जो आपका प्रकरण पढ़ा है, जो चोरी का एक प्रकरण देखा है, इस प्रकरण से आपके सामने क्या चीज समझ आई? आपको क्या दिखाई दिया आपको कि जब आपका श्रीमती सिंधे का हार चोरी होता है तो आदमी कहाँ सोचता है कि इस व्यक्ति ने, जो गरीब व्यक्ति है, जो झाड़ी मजदूरी कर रहा है, शायद इसने चोरी किया होगा। तुरंत हम लोग इंस्टेंट ही हम किसी को अपराधी मान लेते हैं, जबकि अपराध कौन तय करता है? न्यायालय। किसके आधार पर? आपका सबूत के आधार पर। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। तो एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना हो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़। किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ चलें। अब देखिए, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। मान लीजिए कोई अपराध है, उस अगर अपराध की वो जांच कर रहे हैं तो अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, इसको थोड़ा इस पर हम लोग गौर करते हैं और इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। क्या है? कोई भी उन्हें अपराध की चीजें मिली हैं, जानकारी मिली है, उस पर वो जांच करें। और जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करते हैं। जो गवाह होते हैं, गारंटर, उनके वो क्या करते हैं? बयान को दर्ज करते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी
राय बनाती है। क्या करते हैं, पुलिस अपनी क्या कर लेती है, राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय के शुरुआत में कहा गया था कि वह तय कर देना कि पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, वह न्यायालय तय करना होता है। किसको तय करना होता है, आपका न्यायालय को, कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। ये काम किसका है, ये आपका न्यायालय का काम है। ठीक है, देखिए दूसरी इकाइयों में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। क्या मतलब है कि जो भी कोई व्यक्ति है वो देश के कानून के कैसा है, अधीन है, और उसी के अंतर्गत वो है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकार का सम्मान करते हुए जांच करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। इन दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस की जांच कराने के दौरान किसी को भी सताने, पीटने, गोली मारने का अधिकार नहीं है। क्या है, ध्यान दीजिए, पुलिस को जांच के दौरान क्या नहीं है, किसी को पीटने, सताने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराधी के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। कोई भी अपराध हो, पुलिस उसे सजा जो है नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तारी को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अब यह आपको ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ ऐसे नियम, कानून, फौजदारी कानून हमें तय किए गए हैं जिनको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस सबके लिए है नियम, कानून। जैसे पहला है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। क्या अधिकार है कि आप गिरफ्तारी किस कारण से कर रहे हो, पहला, यानी कि उनको कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। क्या होना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान यह हिरासत में किसी भी तरह के व्यवहार या यातनाओं से बचाने का अधिकार है। आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको हिरासत में ले लिया, तो पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, आपको यातनाएं नहीं दे सकती, आपके साथ हिंसा या मारपीट नहीं कर सकती। पुलिस हिरासत में दिए गए इकलवियों के बयान के, जो भी आपके बयान देते हैं, इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। क्या नहीं कर सकते उनको, आपका थाने जो है आपका नहीं बुला सकते। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की है। इन नियमों के डीडी वासु दिशा निर्देश कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगर आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, आप उसको हिरासत में लेते हैं, कोई भी आप उससे पूछताछ करते हैं, तो उसमें क्या है, हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ नियम, अधिकार आपके तय किए गए हैं। ठीक, उस प्रक्रिया में कुछ कैसी हैं, कुछ खास शर्त और प्रक्रिया है, उनको देखना है। इन नियमों को डीडी वासु नियम कहा जाता है। देखिए, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी, पद स्पष्टीकरण व सटीक रूप से अंकन
होना चाहिए। यानी कि जो पुलिस वाला आपको पकड़ रहा है उसने अपनी ड्रेस पहनी हो, उसका नाम, उसकी पट्टी, उसका पद, यानी कि सब चीज आपके पास होनी चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंध पूरी जानकारी का कागज तैयार किया न जाना चाहिए। अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आया है तो अरेस्ट मेमो आपके पास होना चाहिए। उसमें गिरफ्तारी के समय तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। अगर तारीख और समय है तो उसके लिए आपको गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति में दस्तखत होने चाहिए। ठीक। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए, जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है कि उस अगर मान लीजिए पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है वो क्या कर सकता है, अपने किसी संबंधी या खास रिश्तेदार को, क्या है, दोस्त को उसके बारे में जानकारी दे सकता है। इसका अधिकार है। जब गिरफ्तार व्यक्ति को दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रखा जाता है तो गिरफ्तार के 8 से 10 घंटे के भीतर, 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत की जगह की जानकारी भेजनी दी जानी चाहिए कि उसको कहाँ रखा गया है, किस लिए रखा गया है, क्या पर्पज है। ये सारी जानकारी उसको क्या होती है, देनी होती है, जो बहुत सटीकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखिए। आइए अब शांति की कहानी पर लौटते हैं और इन सवालों के जो जवाब हैं उनको खोजते हैं। जब शांति के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार कर लिया गया, उस दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुनील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनी सही थी? इसके डीडी वासु दिशा नियम का उल्लंघन हुआ? जो उनको रखा गया, क्या वो सही है? यह आपको बताना है। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों के पर्याप्त सवाल और जरूरी सबूत इकट्ठे किए? पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से क्या आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव ने जांच और दिशा निर्देश को जो चीजें हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए था? देखिए, सब देख लिया। अब हम बात करते हैं प्राथमिक सूचना की। बहुत बार आपने एफआईआर का नाम सुना है। आज थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि एफआईआर होती क्या है। देख लें बच्चों, क्या होती है एफआईआर। तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफआईआर। ठीक। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही अपराधी पकड़ना शुरू कर सकती है। कानून में यह कहा गया है कि किसी संज्ञान अपराध को सूचना मिलने पर थाना प्रभारी के अधिकारियों को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक, लिखित या किसी भी रूप में मिल सकती है। ध्यान रखना बच्चों, कैसे हो सकती है? मौखिक, लिखित, किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। मेनली क्या होता है, वारदात की तारीख, समय और स्थान, इनके बारे में लिखा जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों की घटना का विवरण भी दिया जाता है। अगर अपराध का पता हो तो उसके नाम और गवाहों को भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज करने वाले के नाम का और उनका पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फार्म होता है। ठीक। शिकायत करने वाले का दस्तखत करा जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का भी कानूनी अधिकार है कि अगर आपने जो एफआईआर दर्ज करी है उसकी एक नकल की कॉपी आपको मिलेगी। ठीक। इसको बोलते हैं रिसीविंग कॉपी। तो इस प्रकार आप अगर एफआईआर लिखवाना चाहें तो ये सारी जानकारी, और अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो डीडी वासु के नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक। तो देखिए, फ्री में मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी, आपको वकील का एक पहलू आपको समझा दिया। ठीक है, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये बची सरकार की, वकील की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका। एक बार इसको घर पे जरूर पढ़िएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चलेंगे और इसके विषय में आपका देख लेंगे। तो एफआईआर से कोई अगर किसी का कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार में होता है।
देख लीजिए, आगे बढ़ चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब देख लिया आपने। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।